चलिए तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का सवाल देखेंगे। बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इससे पीछे वाले वीडियो में भी हम एग्जाम्पल का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कुछ सवाल बताए हैं, उसको भी जाके देख लीजिएगा, वहाँ से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो पहला सवाल है 135 और 225 का जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से HCF ज्ञात करना। तो पहले सवाल को हल करते हैं। तो 225 और 135 है, तो 225 जो है बड़ी संख्या है 135 से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब क्या करना है कि 100 जो भी छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या में भाग देना है। 135 से भाग देंगे 225 में, तो एक मरतबे लगाएंगे तो क्या होगा 135। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 2 1 में से गया 0, 90 बचा। अब इस 90 से जो है 135 में भाग देना है, तो एक मरतबे लगाएंगे, ये हो जाएगा 90, 5 ये बचेगा 13 में से 9 गया 4। अब 45 से इस 90 में भाग देंगे तो 45 दूना 90। ठीक है, तो शेषफल क्या बचा, 0 बचा। यानी HCF निकालने के लिए तब तक भाग देते रहना है जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए। अब इसी चीज़ को जो है यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखना है। तो 225 बराबर पहली बार कितना से भाग दिया है 135 से, कितना मरतबे लगाए हैं तो एक मरतबे लगाए हैं। पहली बार शेषफल कितना बचा है तो 90 बचा है। फिर दूसरी बार क्या किया है कि 90 से 135 में भाग दिए हैं, तो 135 में भाग दिए हैं, 90 से एक मरतबे लगाए हैं, एक मरतबे लगाए हैं और शेषफल कितना बचा है 45 बचा है। ठीक है, अब 90 में भाग दिए हैं 45 से, दो मरतबे लगाए, 45 दूना 90 और शेषफल कितना बचा 0। तो HCF क्या हो गया, HCF इक्वल टू जो हो गया 45 हो गया। इसी तरह दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा का सॉल्यूशन करते हैं। दूसरा है कि 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए 38,220 ये बड़ी है किससे 196 से। ठीक है, तो अब जो है इसको लिखना है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपका यूक्लिड विभाजन है। तो 38,220 बराबर 196। देखिए एक ही बार में कट जाता है, 195 मरतबे कट जाता है और शेषफल क्या बचता है 0। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF जो है 196 ही होगा, क्योंकि 196 से ही कटा है ये 195 मरतबे, डायरेक्ट ये कट जाता है। चलिए तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 867 और 255। ठीक है, तो 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। तो तीसरा प्रश्न था, देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न है 867 और 255, 867 और 255 है। तो 867 ये बड़ी संख्या किससे 255 से। ठीक है, अब जो है देखिए 255 से भाग दीजिए 867 में। ठीक है, तो पहली बार देखिए कितना मरतबे लगाइएगा, 3 मरतबे लगाइएगा। तो 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 तिया 15 के 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 765 हुआ। जब इसको घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1 बचा। फिर 102 से 255 में देंगे तो 2 मरतबे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 204 हो जाएगा। 5 में से 4 गया 1 और ये बचा 5, कितना बचा 51। 51 से फिर 102 में देंगे तो 2 मरतबे लेगा, ये हो जाएगा 102, कट गया, शेषफल क्या आया 0। तब इसी तीन स्टेप में कटा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, इसी स्टेप को लिख देना है। तो a बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर, यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ठीक है, तो बड़ी संख्या था 867 बराबर
255 से दिए हैं। पहली बार कितना मरतबे लगाएं तो 3 मरतबे लगाएं, शेषफल कितना बचा है 102। ठीक है, फिर दूसरी बार इस 255 में दिए हैं कितना से 102 से कितना मरतबे लगाएं तो 2 मरतबे लगाएं, शेषफल कितना बचा है तो देखिए यहाँ शेषफल कितना बचा है 51 बचा है। ठीक है, और फिर इस 102 को यहाँ लाना है, लगाए हैं कितना से 51 से 2 मरतबे 51 दूना 102, शेषफल कितना बचा 0। तो जिस संख्या से लास्ट में कटता है वही क्या होता है HCF होता है। तो HCF क्या हो गया आपका HCF इक्वल टू 51। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों प्रश्न हल हुआ। फिर इससे आगे प्रश्न देखते हैं। चलिए तो प्रश्नावली 1.1 का जो है दूसरा सवाल देखते हैं। बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेना। ठीक है, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a मान लिए। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या मान लिए, और b बराबर 6 ले लिए। 6 क्यों लिए, तो संख्या का रूप जो है आपको 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में दिया है। ठीक है, तो अब r क्या हो सकता है, r जो होता है हमेशा b से छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 से बड़ा या बराबर r होता है, लेकिन ये b से छोटा होता है। ठीक है, r जो है b से छोटा होता है, 0 के बराबर या बड़ा होता है। तो r हम क्या ले सकते हैं, हम r जो है 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, 4, 5 और 6, 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब r बराबर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, a बराबर BQ, तो b कितना है 6 है, तो a बराबर BQ प्लस r होता है, तो 6q प्लस r हो गया। ठीक है, पहली कंडीशन में जब r बराबर 1 रखें तो संख्या की क्या मिला 6q प्लस r हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 6q प्लस r की जगह पे कितना रखेंगे 1, तो ये एक ये हो गया। ठीक है, जब r बराबर 2 रखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा BQ यानी 6q प्लस r। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, बार बार लिखेंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो r बराबर क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तो ये संख्या एक ये हुआ। ठीक है, अब जो है जब r बराबर 3 रखें तो संख्या क्या हो जाएगा a बराबर BQ यानी 6q प्लस r, 3 हो गया। इसी तरह से जब r बराबर 4 रखें तो संख्या क्या हो जाएगा a बराबर BQ प्लस r यानी 6q प्लस r। फिर इसी तरह से जब r बराबर 5 रखेंगे तो आपका संख्या जो होगा 6q प्लस r ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से संख्या हुआ। और b जो है 6 से छोटा ही रखना है, सॉरी r जो है 6 से छोटा रखना है, तो ये गलती हो गई, यहाँ पे ये 5 तक ही होगा, r जो होगा 5 तक ही होगा। ठीक है, b से छोटा होता है। अब देखिए हमको बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए जब r बराबर 1 रखे हैं तो a बराबर क्या आया 6q+1। अब q के जगह पे कोई भी संख्या आप रख के देख सकते हैं, तो यहाँ पे विषम आता है या सम आता है पता चल जाएगा। देखिए q के जगह पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 गुने 1 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 7, तो 7 आपका क्या है विषम संख्या। जब यहाँ पे q बराबर 1 रखते हैं, कोई भी संख्या रख के देख सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो जब q बराबर यहाँ पे 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 6 एकम 6 और 6 2 क्या हो जाएगा 8, तो ये सम संख्या का विषम संख्या का ये रूप नहीं है। फिर यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो 6 एकम 6 3 9 ये विषम संख्या का रूप है। फिर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 6 एकम 6 4 10 ये विषम संख्या का रूप नहीं है, 10 जो है सम संख्या है। फिर यहाँ पे 6q+5 है, तो q के जगह पे यदि 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 6 एकम 6 और 5 11। कहने का मतलब कि आपको इसमें ये देखना है कि कौन कौन सा विषम संख्या का रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा
कि 6q + 2, 6q + 4। देखिए 6q + 2 और 6q + 4 ये जो है आपका सम संख्या आ जाता है। तो 6q + 2, 6q + 4 धनात्मक विषम संख्या का रूप नहीं हो सकता है। धनात्मक विषम संख्या का रूप नहीं हो सकता। इसका रीजन भी लिख सकते हैं क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यह सम संख्या का रूप है। क्योंकि सम संख्या का रूप है। रीजन लिखने के लिए और भी लिख सकते हैं कि जब सम संख्या आता है तो आप लोग को पता है कि सम संख्या जो होता है 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। इसीलिए 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे q के जगह पे आप कोई भी संख्या रख के देख सकते हैं कि ये सम संख्या आता है या विषम संख्या आता है। तो ये हमेशा जो है विषम संख्या ही आएगा। ठीक है, इसका रीजन भी लिख सकते हैं क्योंकि यह 2 से विभाजित नहीं है। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए आपका प्रश्न जो है बोला कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a और b बराबर क्या ले लिए 6 ले लिए। ठीक है, r जो होगा हमेशा 0 के बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होता है। तो अब b से छोटा होता है, जब b 6 है तो b से छोटा क्या सब हो सकता है 5 तक हो सकता है। तो r बराबर क्या लिए 1 2 3 4 5। ठीक है, r बराबर यहाँ पर आप 0 भी लेके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब r बराबर हम 1 रखे हैं, जब r बराबर 1 रखे तो संख्या क्या हो गया 6q + r हो गया। तो r की जगह पे 1 रख दिया। ठीक है, ये संख्या हो गया आपका 6q + r। जब r बराबर 2 रखे तो 6q + 2, जब r बराबर 3 रखे तो 6q + 3, जब r बराबर 4 रखे तो 6q + 4, जब r बराबर 5 रखे तो 6q + 5। अब यहाँ पे q के जगह पे आप कोई भी संख्या रख के देख सकते हैं। तो इसमें जो है ये आपका विषम संख्या का रूप आता है, फिर ये विषम संख्या का रूप आता है और ये विषम संख्या का रूप आता है। इसमें जो है 6q + 4 ये आपका सम संख्या का रूप आ जाता है और 6q + 2 ये जो है सम संख्या का रूप आ जाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ का मेंशन करना होगा, इस चीज़ का चर्चा करना होगा कि 6q + 2 या 6q + 4 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, तो इसका रीजन भी लिख सकते हैं क्योंकि यह सम संख्या का रूप है, क्योंकि यह सम संख्या का रूप है। और भी रीजन लिखने के लिए लिख सकते हैं क्योंकि यह 2 से विभाजित है। अब बताइए सम संख्या तो 2 से तो पूरा पूरा विभाजित होगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं इसीलिए 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। अब q के जगह पे आप कोई भी संख्या रख के चेक कर सकते हैं, तो ये आपका विषम संख्या के रूप में आता है। और इसका रीजन लिख सकते हैं क्योंकि यह 2 से विभाजित नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया आपका 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 जो है विषम संख्या का रूप है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। तो आप लेने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो प्रश्नावली 1.1 से तीसरा प्रश्न देखते हैं। बोला है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए, यानी वैसे स्तंभ जिसमें वे आर्मी जो है मार्च कर सकते हैं, तो इसमें आपको HCF निकालना होगा। तो 616 और 32 का क्या करना है HCF निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन से निकाल दीजिए HCF। तो देखिए 616 क्या कीजिएगा 32 से भाग देंगे। ठीक है, तो 32 दूना 64 नहीं लगेगा, एक मरतबे लगाएंगे 32 से कम 32, 11 में से 2 गया 9, आई बचा 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2।
ठीक है। अब ये 6 उतार देंगे। अब जो है 9 मरतबे लगाएंगे तो 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 3 27 के 28 के 8 हासिल 2, तो 296 माइनस 8, ठीक है। तो कितना बचेगा, 16 में से 8 गया, 8 ये कट गया, ये 0, ठीक है। अब इस 8 से 32 में देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 चौके 32। तो यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। यानी किस संख्या से लास्ट में कटा है, तो 8 से। इसको लिख सकते हैं कि 6 से 16 बराबर 32। पहली बार देखिए 19 मरतबे लगाए हैं तो 19, शेषफल कितना बचा है, तो 8 बचे हैं, ठीक है। शेषफल कितना बचा है, 8 बचा है। फिर अब जो है 32 में लगाना है तो 8 गुणे 4 प्लस शेषफल 0। तो लास्ट में कौन संख्या से कटा है, 8 से कटा है, ठीक है। HCF क्या हो गया, HCF इक्वल टू 8। तो पूछा कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो गया, 8 हो गया। लिख सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या इक्वल टू 8। चलिए तो चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो अब इसमें वर्ग करके दिखाना है कि 3m या 3m प्लस 1 के लिए होता है या नहीं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि मान लिया धनात्मक पूर्णांक बराबर a और b बराबर क्या हो जाएगा, 3। यानी संख्या जिस रूप में दिया रहेगा वही आपका क्या हो जाता है, b का वैल्यू हो जाता है, ठीक है। जनसंख्या जिस रूप में दिया रहता है वही आपका b हो जाता है। तो संख्या 3m या 3m प्लस 1 के रूप में दिया तो b क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब r क्या होगा, r जो होगा हमेशा b से छोटा होता है। तो r जो होता है 1 हो सकता है और 1 और 2। r हमेशा b से छोटा होता है और 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखिए जब r बराबर 1 रखते हैं, जब r बराबर 1 रखते हैं, ठीक है, इसमें r बराबर 0 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। r बराबर 0, 1 और 2 ले सकते हैं, ठीक है। b जो है आपका 3 है तो b से हमेशा छोटा ही r होता है। तो जब r बराबर 0 रखेंगे, ठीक है, तो a बराबर क्या होता है, bq यानी 3q प्लस r। तो किसी भी चीज़ में 0 जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है कि इस पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है 3 तिया 9q स्क्वायर हो जाएगा। 9q स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए अभी भी उतना ही, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ पे 3 तिया 9q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 9q स्क्वायर है। अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ रखते हैं, मान के चलिए 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 1 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा। तो 9 जो है किसी न किसी संख्या का क्या है, वर्ग है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, ठीक है। अब जो है फिर जब r बराबर 1 रखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, bq प्लस r। तो यानी 3q प्लस 1, ये आपका संख्या हो गया। इसका भी क्या करना है, वर्ग करना है, ठीक है, स्क्वायर करना है। तो ये देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे गया तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a की जगह पे 3q और b की जगह पे 1, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 एकम
6Q प्लस 1। अब देखिए इसमें से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 कॉमन लेके 3Q स्क्वायर प्लस 3 कॉमन ले लिए तो 3 दूना 6Q प्लस 1, ठीक है। जहाँ m बराबर 3Q स्क्वायर प्लस 2Q, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे Q के जगह पे कोई भी संख्या रख के देख सकते हैं। तो मान के चलिए कोई Q के जगह पे 1 रखते हैं, छोटा संख्या है तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3Q का स्क्वायर प्लस 2Q है, तो ये यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 एकम 2, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 15, और 15 में 1 जोड़ेंगे तो ये 16, तो 16 भी किसी न किसी संख्या का वर्ग है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। पूर्व उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। चलिए तो 5वां सवाल देखते हैं। बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a और b बराबर 3, ठीक है। b बराबर 3 ले लेते हैं। b बराबर 3 क्यों लिए, क्यों हमको बोला है कि 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होना चाहिए। तो देखिए अगर b बराबर 3 लिए हैं तो r बराबर क्या हो जाएगा 0, 1 और 2। हमेशा याद रखिएगा 0 के बड़ा या बराबर r होता है और b से छोटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 9 तक b बराबर 9 भी ले सकते हैं, लेकिन उतना करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आपको पूछा है कि 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो आप 0, 1 और 2 ले लिए हैं, b बराबर 3 ले लिए हैं। देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो इसलिए आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा BQ प्लस r, तो b कितना लिए हैं 3Q प्लस r, तो r की जगह पे क्या रखेंगे 0, तो ये आपका संख्या क्या हो जाएगा 3Q। यानी किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बोला है कि इसका घन होना चाहिए, क्या होना चाहिए घन होना चाहिए, तो इसको क्या करते हैं घन करते हैं। जब इसका घन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 का घन कितना होता है 3 तिया 9 तिया 27Q के पावर 3, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 कॉमन लेके 9 तिया 27, 9 तिया 27 तो 3Q लिख सकते हैं, ठीक है। अभी भी उतना ही है, सिर्फ इसका रूप लिखने का जो है तरीका चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे जहाँ m बराबर 3Q का पावर 3, ठीक है। इसी तरह जब r बराबर 1 रखेंगे तो आपका संख्या क्या हो जाएगा a बराबर BQ यानी 3Q प्लस r, ठीक है। तो इसको भी घन करेंगे, जब इसका घन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा a प्लस बी के होल क्यूब पे चल जाएगा। तो देखिए हम a प्लस बी का होल क्यूब साइड में लिख देते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू a प्लस बी होता है, ठीक है। ये a प्लस बी का होल क्यूब होता है, ठीक। तब इसको a प्लस बी के होल क्यूब पे ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं AQ यानी 3Q का क्यूब, AQ प्लस BQ प्लस 3, a के जगह पे 3Q और b के जगह पे 3AB इंटू a प्लस बी यानी 3Q प्लस 1, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 3 तिया 9 तिया
27 क्यू के पावर 3 प्लस 1 का क्यू 1 हो जाएगा, और ये 3 3 9 एकम 9 क्यू इंटू 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 27 क्यू प्लस 1 9 27 क्यू स्क्वायर, बारी बारी से इसके साथ इसको गुना करेंगे। 9 27 क्यू का स्क्वायर और 9 एकम 9 क्यू। ठीक है, अब जो है थोड़ा इसको घात के रूप में सजा लेते हैं। 27 क्यू का पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1, यानी घात को घटते क्रम में सजा लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम 9 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 9 27 यानी 3 क्यू सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये 9 27 क्यू स्क्वायर होगा, यहाँ पे 9 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 9 यहाँ पे भी हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर। अब देखिए मिस्टेक हो गया था यहाँ पर लिखने में, 9 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 9 एकम 9। ठीक है, तो 9 हम कॉमन ले लिए, तो 9 27 क्यू 9 कॉमन ले लिए, तो 9 27 3 क्यू के पावर 3 और प्लस ये फिर 9 27 3 क्यू स्क्वायर और प्लस ये 9 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, सीधा क्यू बचेगा। ठीक है, और यहाँ प्लस 1। अब देखिए हम लिख सकते हैं इसको, जहाँ m बराबर 3 क्यू के पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। ठीक है, इस टोटल चीज़ को हम क्या ले सकते हैं, m ले सकते हैं। ठीक है, इस टोटल चीज़ को हम m ले सकते हैं। अब देखिए टोटल चीज़ को m ले लिए तो यहाँ पे 9 गुने m 9m प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या आप रख के देख लीजिए तो ये घन आ जाएगा। मान के चलिए अगर 1 रखते हैं तो 1 का क्यू क्या होगा, 1 ही होगा, तो 3 गुने 1 क्या हो जाएगा 3, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3, तो 3 3 6 और यहाँ 1 तो 7 और 9 को 7 से गुना करेंगे तो 9 से 63, 63 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 64। तो 64 जो है किसी न किसी संख्या का घन है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का